फिक्र में अगली खबर। आज हम कुछ चेहरों की तलाश करेंगे, उन चेहरों की जो कल तक किसानों के सबसे बड़े हमदर्द होने का दम भरते थे। वो चेहरे जिन्होंने किसानों के हमदर्द होने की सियासी जैकेट पहनी थी। वो चेहरे जो अपने हाथों में किसानों के संघर्ष की मशाल थामने का दावा करते थे। लेकिन कल उन्हीं हाथों से किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाकर उनके तंबू उखाड़ दिए गए। इस चैनल ने आपको एक एक वीडियो दिखाया। सबसे पहले किसानों पर हुए इस अत्याचार की चर्चा आज बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सियासी दल कभी किसानों के दर्द पर बाल्टी भर भर के आंसू बहाता था, उसी पर इन किसानों के हक को कुचलने का आरोप लगा। पहले जो सार्वजनिक मंचों से किसानों के हक में आवाज को बुलंद करने का दावा करते थे, आज वो खामोशी की चादर ओढ़कर बैठे हैं या सो गए हैं। उन नेताओं की वर्तमान परिस्थिति का सटीक विश्लेषण आप इस मुखौटे के जरिए समझ सकते हैं, जिस पर हमदर्द लिखा है। मतलब ये कि कल तक वो हमदर्द कहलाते थे, लेकिन अब उनके मुखौटे से हम गिर चुका है और किसानों के हिस्से में सिर्फ दर्द बचा है। ये वही लोग हैं जो कल तक दर्द बांटने का दावा कर रहे थे, मगर अब वही दर्द देने पर उतर आए। कहानी है पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर की, जहां बीती रात सियासत का बुलडोजर किसानों के हौसले पर चढ़ा दिया गया। 13 महीने से जो संघर्ष की लौ जल रही थी, उसे रातों रात रौंदने की कोशिश हुई। यानी वो लोग जिन्होंने पहले किसानों के आंसुओं को अपना सियासी ईंधन बनाया, और जब गाड़ी का टैंक फुल हो गया तो किसानों की तकलीफ पर अपनी सत्ता की सड़क समतल कर। फरवरी 2024 से यहाँ पर वो अपना धरना दे रहे थे। उन्होंने कई किलोमीटर के एरिया में अपना आशियाना बनाया था, ट्रैक्टरों के अंदर अपने घर बनाए थे। इस तरीके का आप देखेंगे तो उन्होंने अपना घर बना रखा था, टेम्परेरी घर था। देखेंगे लगातार पुलिसकर्मी जो ट्रॉलियां हैं उनको लेकर के आ रहे हैं, जो इसमें सामान भरा हुआ था उसको लेकर के आ रहे हैं। जो भी मोदी सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਧਰਨੇ ਖੇੜੇ ਆ, गिरफ्तार किया किसान आगू। कार्रवाई जी तो बहुत गलत कार्रवाई, बहुत धक्का कराया सरकार ने जो हमारे साथ कराया। हरियाणा और पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार शंभू बॉर्डर पर नेशनल हाईवे को खोला जा रहा है। इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजाब की सीमा में, जहां पर किसानों के आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखाई देंगे। यहां पर जो उन्होंने शेड बना रखे थे, जिन्हें अब पुलिस कह रही है कि इलीगल तौर पर यहां पर कंस्ट्रक्शन किए गए थे, शेड बनाए गए थे, उनको हटाने का काम जारी है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जिससे पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी बुलडोजर की ताकत रास आने लगी है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का यह धरना पिछले 13 महीने से चल रहा था। किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार की कई राउंड की बातचीत भी हुई। कल भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। बातचीत खत्म होने के बाद जब किसानों के प्रतिनिधि बाहर निकले तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस बीच शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस भी एक्शन में आ गई और किसानों के तंबुओं को उखाड़ने का काम शुरू हो गया। पुलिस ने शंभू बॉर्डर से करीब 150 किसान नेताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जबकि करीब 300 किसान नेता और प्रदर्शनकारी खन्नौरी बॉर्डर से हिरासत में लिए गए। इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें जालंधर कैंट के PWD टेंट हाउस में रखा गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी उनसे मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। रात के अंधेरे में किसानों के हक को कुचलने वाली इस कार्रवाई पर आज सियासी जंग भी खूब हुई है। जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के तहत सैकड़ों प्रदर्शनकारी डेरा डाले हुए थे, तो आम आदमी पार्टी उस वक्त बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर थी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार वाले राज्य में किसानों का आंदोलन कुचला गया तो बीजेपी ने इस मौके को हाथों हाथ लपक लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, भगवंत मान किसानों के दुश्मन बन गए। विपक्ष को जवाब देना होगा कि किसानों के असली हितैषी हैं कौन। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने किसानों के टेंट पर बुलडोजर चलवा दिया, ये कला भी बीजेपी से सीख ली।
जबकि 13 महीने से किसानों के आंदोलन को सियासी खाद पानी देने वाले आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसान आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। व्यापार और नौकरी के लिए हाईवे को खोलना जरूरी था। जब पंजाब में इंडस्ट्री आएगी, जब पंजाब में उद्योग आएगा, तो जो युवा जिसको रोजगार नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा? तो नशे में चला जाता है। तो नशे से वो तभी छुटकारा पाएगा जब उसको रोजगार मिलेगा। सो बिल्कुल ये बहुत बड़ी एक समस्या थी, तो उसको हमने हल किया। हम तो किसान भाइयों को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप धरना करो, प्रोटेस्ट करो, पर लेकिन नेशनल हाईवे ना रोको। पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है। और उस युद्ध के तहत ज़रूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। किसान के साथ मान साहब कहते मैं खड़ा हूँ। आप ऐसा कीजिए, जितने भी इनके नेता हैं आपने डिटेन किए हैं, वो दिल्ली आना चाहते हैं उनको दिल्ली छोड़ दीजिए। रोड ब्लॉक नहीं चाहिए, हम सहमत है कि रोड ना ब्लॉक करो, हर एक को जाना है, इमरजेंसी सर्विसेज, हर चीज़ है। देखिए, पंजाब पुलिस का जो आचरण है वो किसान विरोधी है। उन्होंने किसानों का दुरुपयोग किया था, तो किसानों को लगा कि ये हमारी बातें सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन शांतिपूर्वक किसानों पर जिस प्रकार की कार्रवाई पंजाब सरकार ने की है, ये उनकी अर्बन नक्सल मानसिकता को दर्शाता है। कल रात को शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ और दिन तक हाईवे का ज्यादातर हिस्सा खोल दिया गया। शाम होते होते पूरा हाईवे खुल गया। बीती रात पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारी किसानों को वहां से तो हटा दिया, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में पंजाब के कुछ हिस्सों में हंगामा तेज हो गया। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के खिलाफ भटिंडा श्री गंगा नगर हाईवे पर सुबह के वक्त कई किसान जुटे। उन्होंने हाईवे को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस को लगा कि बड़ी मुश्किल से एक आंदोलन खत्म करवाया है, कहीं इस हाईवे पर दूसरा आंदोलन का शिलान्यास ना हो जाए। तुरंत पंजाब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी किसान कुछ कर पाते, पुलिस ने हालात को संभाल लिया। इस सब के बीच में फिक्र, कब्र और कालिक वाले विमर्श की, वो विमर्श जो सैकड़ों वर्ष पुराने मुद्दों पर अटका पड़ा है। जाहिर है जब ऐसा होगा तो देश विश्व गुरु बनने की राह से भटक जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप लगातार क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देश में क्या चल रहा है? तो पिछले कुछ दिनों से देश में औरंगजेब और उसकी कब्र चल रही है। अकबर और कालिक की चर्चा है। सालार मसूद गाजी और उसके नेजा मेले पर महाभारत छिड़ी हुई है। यही हकीकत है। जानते हैं मुद्दे कितने साल पुराने? 200 से 1000 साल पुराने हैं और सैकड़ों साल पुराने इन गड़े हुए मुर्दों को बार बार उखाड़ा जा रहा है। फिर इस पर क्या क्या हो रहा है ये आप रोज देख ही रहे हैं, लेकिन आज इन मुद्दों को हम ग्लोबल तराजू पर तौलेंगे, जिससे यह साफ हो जाएगा कि हमारी सियासत किसे मौका समझ रही है और दुनिया किस मिशन मोड में आगे बढ़ रही है। शुरुआत औरंगजेब वाले अध्याय से करते हैं। जरा लेटेस्ट एपिसोड है जो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है। क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से है कि अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम से विवाद इतना बड़ा कि उसकी प्रतीकात्मक कब्र तोड़ी जाने लगी। फिर 17 मार्च को नागपुर में हिंसा और आगजनी हो गई। 30% नागपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया। जाहिर है जब ऐसी आग लगती है तो सियासत भी सुलगने लगती है। नागपुर हिंसा की 1 वजह फिल्म छावा को माना जा रहा है। ये हमारा नहीं बल्कि सीएम देवेंद्र फडणवीस का अनुमान है। अब औरंगजेब विवाद के छावा प्रकरण पर उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में आज संपादकीय छप गया, जिसमें कुदाल, फावड़ा और छावा टाइटल के जरिए देवेंद्र फडणवीस को टारगेट किया गया। उनके मनोबल को कमजोर बताया गया। सामना ने फडणवीस से सवाल भी पूछे। इसमें लिखा गया कि छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने क्रूरतापूर्वक मारा। इस पर ग्रंथ, पुस्तकें, उपन्यास हैं, लेकिन उन्हें पढ़कर दंगे भड़के और लोग कुदाल फावड़ा लेकर औरंगजेब की कब्र खोदने निकल पड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ। पेशवाओं ने भी ऐसा नहीं किया। पर 8 लाख करोड़ के कर्ज तले दबे महाराष्ट्र ने कब्र
उखाड़ने को प्राथमिकता दी। दंगे किसने करवाए और ठीकरा मुख्यमंत्री फडणवीस ने छावा फिल्म पर फोड़ दिया। छावा फिल्म के निर्माता, निर्देशक और औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले कलाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे क्या? 18 मार्च को महाराष्ट्र सीएम ने कहा था कि फिल्म छावा देखने से लोगों का गुस्सा औरंगजेब के खिलाफ भड़का है। अब इसी पर विपक्ष उन्हें इतिहास की याद दिलाकर घेर रहा है और दंगे की छावा थ्योरी पर सवाल उठा रहा है। आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। यहाँ पर एक विलन को सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है और हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है उनकी जो छवि है, मुझे ऐसा लगता है कि औरंगजेब को आगे बढ़ाकर उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। जिस किसी ने लिखा है उस संपादक को पूछना चाहती हूँ कि आपने आपके होशो हवास में लिखा है कि किसी अलग स्थिति में लिखा है? सामना ने जो कहा वो कहा, लेकिन अभी लोगों में जो चर्चा है कि उनकी कहना है कि यहाँ पे जो विधान भवन है वहाँ पे चर्चा लोगों के हित की होनी चाहिए। लेटेस्ट अपडेट यह है कि छत्रपति संभाजी नगर के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र के पास पुलिस का घेरा बढ़ा दिया गया है। कब्र के चारों तरफ लोहे के पट्टे लगाए गए हैं। एएसआई ने औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने पर कुछ दिनों के लिए पाबंदी भी लगा दी है और ऐसे विमर्श के नेगेटिव असर भी दिख रहे हैं। औरंगजेब कुछ लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गया है। धाराशिव में औरंगजेब की फोटो अपने स्टेटस में लगाकर आपत्तिजनक लाइनें लिखने वाले नाबालिग को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके अलावा उसके पिता को भी हिरासत में लिया गया है। एक चिंताजनक जानकारी कब्र का रखरखाव करने वाली केंद्रीय एजेंसी एएसआई ने भी दी है। औरंगजेब विवाद का असर अब छत्रपति संभाजी नगर जिले के पर्यटन पर पड़ने लगा है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक पर्यटकों की संख्या में 40 से 60% की गिरावट आई है। बीबी के मकबरे में 15 से 28 फरवरी तक 76,000 पर्यटक आए, जबकि यही संख्या 1 से 15 मार्च के बीच छटकर करीब 16,000 रह गई है। अजंता की गुफाओं को देखने के लिए 15 से 28 फरवरी तक 19,202 पर्यटक आए, लेकिन 1 मार्च से 15 मार्च तक के बीच ये संख्या 14,000 के करीब पहुंच गई है। यही हाल दौलताबाद किले का रहा। 15 से 28 फरवरी तक वहां करीब 19,000 पर्यटक घूमने आए, लेकिन 1 मार्च से 15 मार्च के बीच ये आंकड़ा 11,000 के नीचे चला गया। संभाजी नगर के पर्यटन स्थलों को लेकर टेंशन इसलिए है क्योंकि गर्मी में भी वहां संख्या में इस तरह की कमी कभी नहीं देखी गई जैसा कि अब हुआ है। औरंगजेब विवाद के बाद पर्यटक यहां से मुंह मोड़ते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 3 मार्च से महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर विवाद जारी है। औरंगजेब की तरह एक विवाद यूपी के संभल में जारी है। विमर्श शाही मस्जिद नहीं बल्कि एक विदेशी आक्रांता को लेकर है। संभल में महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला लगता था इसलिए क्योंकि इस बार प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अब इस विवाद में नई एंट्री संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की हुई है। संभल हिंसा को लेकर इनके दामन पर पहले ही दाग लग चुके हैं। जिस सैयद सालार मसूद गाजी को दुनिया आक्रांता मानती है, हिंदू मंदिरों में जिसके लूट के किस्से दर्ज हैं, वो लुटेरा जियाउर रहमान बर्क के लिए सूफी है। नेजा मेला मनाए जाने की परंपरा पर प्रशासनिक ब्रेक से ये इतने खफा है कि सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी। इसमें सैयद सालार मसूद गाजी को 12वीं शताब्दी का महान सूफी संत बताया और प्रशासन को संवैधानिक शपथ की याद दिलाई गई। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। सीएम योगी ने बहराइच में बयान दिया, जहां सालार मसूद गाजी की दरगाह है और यहां भी मेला लगता है। तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत
ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। औरंगजेब और सालार मसूद गाजी के अलावा विमर्श के केंद्र में आज एक और नाम आ गया है, अकबर। आज एक हिंदूवादी संगठन ने दिल्ली के अकबर रोड पर लगे साइन बोर्ड पर कालिक पोत दी। इसके बाद महाराणा प्रताप के पोस्टर हाथ में लेकर जय भवानी के नारे लगाए। महाराणा प्रताप के पोस्टर साइन बोर्ड पर चिपकाए और चले गए। बाद में पुलिस प्रशासन ने पोस्टरों को हटाकर साइन बोर्ड पर लगी कालिक को साफ कर दिया। विजुअल्स में साफ दिख रहा है, इन युवकों का दावा है कि कुछ दिन पहले दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट में लगी महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ हुई। कहा गया कि बंदरों ने नुकसान पहुंचाया, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए मूर्ति को फिर से स्थापित किया जाए, नहीं तो वो इस तरह का विरोध करते रहेंगे। जाहिर है ऐसा प्रसिद्धि पाने के लिए हाथ से किया गया हो। विवाद चाहे कैसा भी हो, वो कभी ना कभी समाधान या समझौते तक पहुंच ही जाता है। लेकिन इस बात पर गौर जरूर करना चाहिए कि हम किस विमर्श के बीच जी रहे हैं, भविष्य के विमर्श में या इतिहास के विमर्श में। और ये सोचते हुए आज आपको 2 वीडियोस को देखना चाहिए। पहला वीडियो अमेरिका की टेक कंपनी एनवीडिया के वैज्ञानिक चमत्कार का है। एनवीडिया ने एआई से लैस एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसे देखकर दुनिया चकित रह गई है। विज्ञान रोबोटिक्स को इंसानी वास्तविकता के करीब लाता है। एनवीडिया की तरह ही बॉस्टन डायनामिक्स ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो दुनिया को हैरान कर रहा है। इस वीडियो में एक रोबोट दौड़ता हुआ दिख रहा है। जरा सोचिए कि दुनिया में कौन सा विमर्श वायरल हो रहा है, और हम इस विमर्श में जी रहे हैं कि अगर हमें भी दुनिया की आधुनिक ताकतों की तरह आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, तो हम 500, 600, 800 या 1000 वर्ष पुराने विवादों में अटक कर नहीं चल सकते। एनवीडिया और बॉस्टन डायनामिक्स जैसी कंपनियां कह रही हैं कि हम वैज्ञानिक चमत्कार का मौका नहीं छोड़ेंगे, और हम इस विमर्श में जी रहे हैं कि हम औरंगजेब को नहीं छोड़ेंगे, हम कब्र नहीं छोड़ेंगे, हम अकबर को नहीं छोड़ेंगे, हम सालार मसूद गाजी को नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, जो देश पुराने मुद्दों में अटक जाते हैं वो विश्व गुरु बनने के रास्ते से भटक जाते हैं। अब फिक्र में अगली खबर ईडी से जुड़ी है। वही ईडी जो चुनावी मौसम में काफी एक्टिव नजर आती है, नेताओं और कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारती है, फिर करोड़ों की रकम मीडिया के कैमरों पर फ्लैश करवाई जाती है और केस चलाए जाते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करती है ये एजेंसी, बस उसकी मेहनत का मनवांछित फल उसे नहीं मिलता है। ये कुछ ऐसा ही है कि एक बच्चा एग्जाम से पहले कई दिनों तक अपनी ढेर सारी किताबें खोलकर बैठा रहता है, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो वो पासिंग मार्क्स से कोसों दूर दिखता है। ईडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको ईडी के पासिंग मार्क्स यानी उसका कन्विक्शन रेट दिखाते हैं, समझने में आसानी होगी। पिछले 10 वर्षों में ईडी ने वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों, राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कुल 193 मामले दर्ज किए हैं। लेकिन इनमें से सजा कितनों को हुई? सिर्फ 2 को। जी हां, 10 साल में 193 केस, और सजा सिर्फ 2 केस में। ये आंकड़े बिल्कुल पुख्ता है, क्योंकि जिस केंद्र सरकार के अधीन ये एजेंसी काम करती है उसी ने राज्यसभा में जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केरल से राज्यसभा सांसद ए रहीम के सवालों का जवाब में ये आंकड़े साझा किए। अप्रैल 2015 से लेकर फरवरी 2025 तक कुल 193 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे अधिक 32 मामले अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच दर्ज किए गए। वहीं अप्रैल 2020 से मार्च 2021 में कुल 27 मामले, 2019 से 2020 में ईडी ने 26 मामले दर्ज किए। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब नैरेटिव की ताकत बहुत ज़्यादा हो तो आंकड़ों की सच्चाई उसी अनुपात में धूमिल हो जाती है। ईडी के काम करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टिव हो चला है। चुनावी मौसम आते ही ईडी की फुर्ती देखते ही बनती है, मगर सवाल उठता है कि ये फुर्ती न्याय दिलाने के लिए होती है या फिर सिर्फ डर पैदा करने के लिए। सवाल यह भी है कि अगर ईडी की कार्रवाई वाकई निष्पक्ष होती है तो उसका कन्विक्शन रेट यानी सजा की जो दर है स्कूल के सबसे कमजोर छात्र से भी कम क्यों है? फिक्र में बात अंतरिक्ष में चीन के शक्ति प्रदर्शन की करते हैं। एक तरफ धरती पर रूस यूक्रेन युद्ध में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं इजराइल हमास वॉर में भी हजारों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब नए युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन अंतरिक्ष में सैटेलाइट का शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जिससे दुनिया की स्पेस फिक्र बढ़ा दी है। आपने अक्सर फाइटर जेट्स में होने वाले डॉग फाइट के बारे में सुना होगा, जब 2 देशों के फाइटर जेट हजारों फीट की ऊंचाई पर एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं। अमूमन कई देशों के फाइटर जेट जब बॉर्डर को पार करते हुए दूसरे देश के आसमान में आ जाते हैं, तब इस तरह की डॉग फाइट देखने को मिलती है। लेकिन अब अमेरिका ने आरोप लगाया कि अंतरिक्ष में चीनी सैटेलाइट ने डॉग फाइट की है। सवाल उठते हैं कि आखिर चीन अंतरिक्ष में ऐसी कौन सी तैयारी कर रहा है? क्या अब जमीन पर होने वाले
वाला युद्ध अब अंतरिक्ष में भी छिड़ने वाला है। क्या दुनिया की महाशक्तियां खुद को अंतरिक्ष में होने वाली लड़ाई के लिए तैयार कर रही हैं? क्या बात अब स्पेस वॉर तक पहुंच गई है? ये हम क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह है अमेरिका का चौंकाने वाला दावा। अमेरिकी स्पेस फोर्स के वाइस चीफ जनरल माइकल ने दावा किया है कि हमने देखा है कि अंतरिक्ष में 5 अलग अलग वस्तुएं एक दूसरे के अंदर और बाहर चारों ओर घूमते हुए तालमेल बिठाते हुए युद्ध अभ्यास कर रही हैं। चीन की सैटेलाइट से अंतरिक्ष में डॉग फाइट की है। अगर हमने अपनी रणनीति नहीं बदली तो शक्ति संतुलन हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। सैटेलाइट की इस डॉग फाइट ने दिखाया कि चीन न केवल अन्य उपग्रहों के चारों ओर नेविगेट कर सकता है बल्कि उनका निरीक्षण और विश्लेषण भी कर सकता है। ये क्षमता भविष्य में अंतरिक्ष में टकराव की संभावना को जन्म दे सकती है।